चलो विस्तार से खबरें जान लीजिए। ग्रीनलैंड में प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली को लेकर अमेरिका और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यह विवाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कनाडा को चेतावनी देने के बाद और तीव्र हो गया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अगर कनाडा अमेरिका समर्थित सुरक्षा योजनाओं का विरोध करता रहा और चीन के साथ संबंधों को मजबूत करता रहा तो ये उसके लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। ट्रंप के अनुसार चीन 1 साल के भीतर कनाडा को अपने प्रभाव में ले आएगा। इस मामले की जड़ें पिछले कुछ वर्षों से ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती सैन्य और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी हैं। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई है। इस प्रणाली का उद्देश्य संभावित अंतर्राष्ट्रीय खतरों के खिलाफ सुरक्षा कवच मुहैया कराना है, जबकि कनाडा ने इसके खिलाफ विरोध जताया है। ट्रंप ने विशेष रूप से डेवोस में विश्व आर्थिक मंच पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि कनाडा अमेरिका समर्थित सुरक्षा उपायों की जगह चीन के साथ संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ग्रीनलैंड के ऊपर गोल्डन डोम स्थापित करने से कनाडा को भी सुरक्षा मिल सकती थी, लेकिन उसने इसके बजाय चीन के साथ कारोबार को प्राथमिकता दी। उनके अनुसार ये कदम भविष्य में कनाडा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कनाडा ने इस आरोप को सिरे से खारिज भी किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ मजबूत सहयोग बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्कटिक क्षेत्र में कनाडा अपनी सैन्य उपस्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाएगा। उनका कहना था कि महाशक्तियां अब व्यापार और टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगी हैं और सप्लाई चेन की कमजोरियों को दबाव बनाने के साधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस विवाद में यूरोप और अमेरिका के बीच भी राजनीतिक दबाव बढ़ा है। डेनमार्क ने स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के मद्देनजर वो अमेरिका के साथ सहयोग बनाए रखने के पक्ष में है, लेकिन किसी भी तरह की यूनिलेटरल या जबरदस्ती की योजना का समर्थन नहीं करेगा। इसके पीछे प्रमुख कारण है ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण। इस क्षेत्र के माध्यम से उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, जो वैश्विक व्यापार और रक्षा रणनीति के लिए निर्णायक साबित होगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह विवाद सिर्फ सैन्य पहलू तक सीमित नहीं है। ग्रीनलैंड में प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और तेल गैस भंडार भी वैश्विक अर्थव्यवस्था और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। अमेरिका, कनाडा और चीन के बीच इस क्षेत्र में नियंत्रण को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में आर्कटिक को वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों का केंद्र बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जानकारों का मानना है कि ट्रंप की चेतावनी और कनाडा का विरोध इस बात को दर्शाता है कि आर्कटिक क्षेत्र अब केवल क्षेत्रीय महत्व का नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक भू राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा का अहम केंद्र बन चुका है। ट्रंप की चेतावनी का उद्देश्य कनाडा पर दबाव बनाना था ताकि वो अमेरिका समर्थित मिसाइल सुरक्षा योजनाओं में शामिल हो जाए, ताकि कनाडा ने अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के अनुसार चीन और डेनमार्क के साथ संतुलन बनाए की नीति भी अपनाई है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली की योजना और आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियां अगले कुछ वर्षों में अमेरिका और कनाडा के बीच रणनीतिक खिंचाव का कारण बन सकती हैं। विवाद केवल सैन्य या तकनीकी नहीं है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और भू राजनीतिक संतुलन जैसे कई परतें जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड विवाद ने अमेरिका कनाडा संबंधों में नई जटिलता पैदा कर दी है। दोनों देशों को सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से संतुलित कदम उठाने होंगे। आगामी महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देश मिलकर आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक हितों को कैसे सुनिश्चित करते हैं, ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तनाव का स्तर नियंत्रित रहे। अब बात करेंगे स्विट्जरलैंड के दावोस की, जहां पर आयोजित विश्व आर्थिक मंच के दौरान अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण बयान दिया। बेसेंट ने संकेत दे दिया कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को हटाया जा सकता है।
उन्होंने इसे बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत की रिफाइनरीज द्वारा रूस से तेल की खरीद में भारी गिरावट आई है। इस कदम ने भारत के ऊर्जा आयात पर सीधा प्रभाव डाला, वैश्विक ऊर्जा जियोपॉलिटिक्स को भी प्रभावित किया। बेसेंट ने पॉलिटिको से बातचीत में कहा कि हमने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था और भारत की रिफाइनरियों द्वारा रूसी तेल की खरीद में काफी कमी आई है। यह हमारे लिए एक बड़ी सफलता है। हालांकि टैरिफ अभी भी लागू हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें हटाने का रास्ता विकल्प मौजूद है। यह कूटनीतिक रोक थी, साथ ही सफलता भी। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय तेल आयात, अमेरिकी टैरिफ, यूरोपीय संघ की व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी जियोपॉलिटिक्स बेहद नाजुक मोड़ पर है। बेसेंट ने यह भी कहा कि भारत को टैरिफ हटाने के लिए अपने ऊर्जा स्रोतों में बदलाव करना होगा। उनका मानना है कि ऐसा करने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी लाभ होगा, वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता आएगी। अमेरिका में इस समय तक एक प्रस्तावित विधेयक पर भी चर्चा हो रही है, जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक शुल्क लगाने की संभावनाएं भी हैं। यह विधेयक वैश्विक ऊर्जा और सुरक्षा, रूस के तेल निर्यात पर नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता अपनी आबादी के लिए किफायती ऊर्जा सुनिश्चित करना है। भारत की रिफाइनरियां वर्तमान में रूस से तेल खरीदने में कमी ला रही हैं, लेकिन देश अपनी इंडिया फर्स्ट ऊर्जा नीति पर अडिग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी कि नई दिल्ली को अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तावित विधेयक के बारे में जानकारी है। हम इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित और दीर्घकालिक नीति अपनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपने 1.4 अरब नागरिकों के लिए किफायती और सुरक्षित ऊर्जा सुनिश्चित करने के अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के टैरिफ और वैश्विक ऊर्जा नीति पर भारत का दृष्टिकोण दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण कूटनीतिक परिदृश्य तैयार करना है। अमेरिका चाहता है कि उसके प्रतिबंधों और टैरिफ के प्रभाव से रूस की ऊर्जा आय में गिरावट आए, वैश्विक बाजार में उसका प्रभुत्व बना रहे। भारत की प्राथमिकता घरेलू ऊर्जा खपत को स्थिर और किफायती बनाए रखना है। बेसेंट के बयान ने यह संकेत भी दे दिया है कि अमेरिका प्रशासन भारत के साथ व्यापारिक संबंध सुधारने, कूटनीतिक समाधान निकालने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि टैरिफ हटाने का मार्ग उपलब्ध है, बशर्ते भारत अपनी ऊर्जा आयात रणनीति में बदलाव करे। इस कदम से दोनों देशों के बीच में ऊर्जा और व्यापार सहयोग में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका भारत संबंधों में यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर भारत और अमेरिका दोनों अपने अपने हितों और रणनीतियों को संतुलित ढंग से संभाल लेते हैं तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता और बनेगी। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। प्रस्तावित अमेरिकी विधेयक की सूरत में वैश्विक ऊर्जा व्यापार में अस्थिरता आ सकती है, जो विशेष रूप से तेल आयात करने वाले देशों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार और ऊर्जा नीतियों पर कूटनीतिक वार्ता जारी रहेगी। वित्त मंत्री बेसेंट के बयान ने साफ संकेत दे दिया है कि टैरिफ हटाने की संभावना है, लेकिन इसके लिए दोनों देशों के बीच में समझौता और ऊर्जा रणनीति में संतुलन की आवश्यकता होगी। इस तरीके से भारत की इंडिया फर्स्ट नीति और अमेरिकी कूटनीतिक दबाव के बीच वैश्विक ऊर्जा बनाने में संतुलन बनाए रखना अब दोनों देशों के लिए एक प्राथमिक चुनौती की तरह देखा जा रहा है। देखिए, यूएस में इस सप्ताहांत एक ऐतिहासिक मौसम संकट के कारण करीब 8,000 से अधिक उड़ानें रद्द हुई। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। यह संकट अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े ठंड और बर्फबारी के खतरे के संकेत को देखते हुए महसूस हो रहा है। ट्रंप ने पूरे देश को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कह भी दिया है और सभी राज्यों में अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अमेरिका के लगभग 40 राज्य भीषण हिमयुग जैसे ठंड का सामना कर सकते हैं, जिसे तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर सकता है। पहले से ही न्यू मैक्सिको, टेक्सास, अक्लाहोमा और उत्तरी कैरोलिना जैसे राज्यों में भारी बर्फबारी और ओले गिरने की घटनाएं शुरू हो चुकी है।
मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह तूफान दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और बोस्टन तक 1 फीट यानी 30 सेंटीमीटर तक की बर्फबारी कर सकता है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने पूर्वी टेक्सास से लेकर उत्तरी कैरोलिना तक भारी बर्फबारी और विनाशकारी बर्फ की पट्टी की चेतावनी जारी की है। अब तूफान के चलते कई प्रमुख सड़क मार्ग, बिजली की लाइनें बाधित हो सकती हैं। इसके अलावा दक्षिणी और मिडवेस्ट क्षेत्रों में बर्फ से ढके पेड़ और बिजली की लाइनों पर भारी दबाव पड़ने, लंबी अवधि के लिए बिजली गुल होने की संभावना है। अमेरिका के कई राज्यों में अलर्ट और इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने निवासियों से घर पर रहने और सड़क पर कम निकलने की अपील की है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स फ्लाइट अवेयर के अनुसार शनिवार को लगभग 3,500 के आसपास और रविवार को 5,000 उड़ानें रद्द कर दी गई। हजारों यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मध्य पश्चिम में यानी मिडवेस्ट में तापमान -40 डिग्री तक जा चुका है। -40 का मतलब ठंड में सिर्फ 10 मिनट बाहर रहने से फ्रॉस्ट बाइट होने का खतरा है। बिस्मार्क, नॉर्थ डकोटा में लोगों को कई लेयर कपड़े पहनकर ही बाहर निकलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ठंड इतनी गंभीर है कि मानसिक और शारीरिक कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। तूफान के कारण सार्वजनिक कार्यक्रम, स्कूलों पर भी असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि फिलाडेल्फिया में स्कूल बंद कर दिए गए। इंडोनेशिया की बात करेंगे क्योंकि इंडोनेशिया के जावा द्वीप में भारी लैंडस्लाइड और बाढ़ की घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस आपदा में अब तक कम से कम 21 लोगों की मौत की जानकारी मिली है, जबकि दर्जनों लोग घायल और लापता हैं। राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी द्वारा बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बचाव कर्मियों ने 4 और शव बरामद किए हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ी और पहुंच गई 21 पर। मूसलाधार बारिश और इसके कारण सोमवार को जावा द्वीप के मध्य जावा प्रांत के पेकालोंगन में नदियों का पानी उफान पर दिखाई दिया और 9 गांव इसमें बह गए। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ। भारी बारिश से बहाव से इलाके के कई गांव तबाह हो चुके हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी ने इस पर जानकारी दी। बताया कि बाढ़ और भूस्खलन जो रिजॉर्ट क्षेत्र है वहां पर बहुत ज्यादा ट्रिगर किया है, जिससे 2 घर और 1 कैफे पूरी तरीके से दब गए। इस आपदा से कुल 25 घर, 1 बांध और 3 मुख्य पुल नष्ट हुए जो आसपास के गांवों को जोड़ते थे। इसके अलावा कम से कम 13 लोग घायल हुए हैं और लगभग 300 लोग सरकारी अस्थायी आश्रयों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। यह घटना इंडोनेशिया में मौसमी भारी बारिश के दौरान अक्सर होने वाली बाढ़ और भूस्खलन का श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। देश के पहाड़ी इलाकों और नदियों के किनारे बसे कई गांवों में ऐसे हादसे आम हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, नदियां उफान पर थीं, मिट्टी अस्थिर हो गई थी। भूस्खलन के दौरान शनिवार को कम से कम 8 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 82 लोग लापता हो गए थे। बचाव कर्मी कीचड़ और मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। पश्चिमी जावा प्रांत के वेस्ट बैडुंग जिले के पासिर लंगू गांव में भारी तबाही हो गई। पहाड़ी से नीचे गिरे मलबे, पेड़ और चट्टानों ने लगभग 34 घरों को ढक दिया। अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता के मुताबिक बताया उन्होंने कि बचाव दल लगातार मलबे के ढेर और कीचड़ के नीचे फंसे 82 निवासियों की तलाश में है। अब तक 24 लोग इस आपदा से बचने में कामयाब हुए हैं। सुबह 3 बजे हुए भूस्खलन में सबसे अधिक प्रभावित परिसर कूनिंग गांव से 8 शव बरामद किए गए। स्थानीय अधिकारियों और राष्ट्रीय एजेंसीज ने मौके पर पहुंचकर तुरंत नुकसान का आकलन किया। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को तैनात किया गया। पश्चिमी जावा आपदा प्रबंधन कार्यालय के प्रमुख यानी टेटन अली मुंकू एंगकुन ने बताया कि अस्थिर मिट्टी और भारी बारिश से बचाव अभियान जटिल और खतरनाक हो गया है। भूस्खलन क्षेत्र के आसपास 100 मीटर के दायरे में रहने वाले परिवारों को ढलान गिरने के डर से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया। वीडियो और तस्वीरों में देखा गया कि मजदूर और स्थानीय निवासी मलबे और कीचड़ के बीच खुदाई कर रहे हैं। सड़कें और खेत पूरी तरीके से गहरी पानी में डूब चुके हैं। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने राहत सामग्री की आपूर्ति शुरू कर दी है। प्रभावित लोगों को अस्थायी आश्रयों में शरण दी गई है और बचाव दल फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस आपदा ने इंडोनेशिया में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सरकार की तैयारियों की समीक्षा करने की आवश्यकता भी उजागर की। भारी बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाओं से बचाव और राहत कार्य में
तेजी लाने की चुनौती बनी हुई है। अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बचाव कर्मियों की कोशिशों के बावजूद प्रभावित क्षेत्रों में कई लोग अब भी कीचड़ और मलबे में फंसे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जावा द्वीप के इस हिस्से में आकृतिक स्थिति और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश भविष्य में ऐसे हादसों की संभावनाएं और बढ़ा देती हैं। प्रभावित गांव में जल्द ही पुनर्वास और बचाव के लिए अतिरिक्त टीमों को भेजा जाएगा। इंडोनेशिया के अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और प्रभावित लोगों की मदद के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जावा द्वीप में भारी बारिश के बाद की क्या स्थिति है, उससे संबंधित यह खबर।